फ्रेंड्स, मैं एक स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में। मैं आपको स्टील सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। ये हमारा अगला लेक्चर है। तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूं इसेंट्रिक जॉइंट। तो इसेंट्रिक जॉइंट होता क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये रिवेट जॉइंट का इसेंट्रिक जॉइंट है। तो यहाँ पर हम टाइप 1 की बात करने वाले हैं। तो पहला टाइप हमारा है जब लोड के कारण उत्पन्न मोमेंट रिवेट के प्लेन में ही हो, तब इस कंडीशन में। और इसेंट्रिक लोड आप एक समझ लीजिए जनरली, जैसे कि हमारा कोई मेंबर है और इस मेंबर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, और यहाँ पर लोड के बगल में यानी कुछ दूर पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर लोड पी यहाँ पे काम कर रहा है, अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लोड जाता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इस लोड को जो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाता है तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल लोडिंग। और ये सबसे सेफ माना जाता है। अगर यहाँ पर लोड लगा तो यहाँ से इसके बीच में कुछ दूरी होगी, अगर दूरी होगी तो इसके कारण इसमें मोमेंट पैदा होगा। इस मोमेंट के कारण पैदा हुए लोड को ही इसेंट्रिक लोड कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़। बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये मेंबर को ही फेल कर देती है। तो आइए देखते हैं टाइप 1 में क्या लिखा है। जब लोड के कारण उत्पन्न मोमेंट रिवेट के प्लेन में ही हो, तब यहाँ पर ड्यू टू एक्सियल और डायरेक्ट लोडिंग। तो मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ मेंबर है हमारा और लोड यहाँ पर काम कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पर जब हम इसे लोड का मान निकालना होगा एक पिच पे, तो हम क्या करेंगे, टोटल लोड जितना आ रहा है उसके बाद नंबर ऑफ रिवेट से भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे एक रिवेट पर पड़ने वाला लोड हमारा आ जाएगा। और यहाँ पर हम मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू मोमेंट F इंटू आर। यहाँ पर आर देखिए मैं बताता हूँ। जैसे ये रिवेट लगे हुए हैं हमारे कुछ इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ ऐसे रिवेट लगे हुए, तो ये मान लीजिए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यहाँ इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो इनकी दूरी है, इसके रिवेट के बीच की दूरी, इसे ही हम आर बोलते हैं। R1 R2, जैसे इसके बीच की दूरी इतनी है तो हम इसे R1 ले लेते हैं। उसके बाद ये दूरी है तो R2, कुछ इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम देखेंगे तो ये कुछ रेडियस के टाइप का बनेगा। इसका समझ लीजिए एक वृत्त टाइप का बनेगा, वृत्त नहीं बनेगा लेकिन उसी टाइप का बनेगा, इसलिए हम R1 R2 इस तरीके से हम इसे मान लेते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके R होगा यहाँ पर इस कंडीशन में। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट K जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा है कि वेयर R बराबर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सबसे दूर स्थित रिवेट की डिस्टेंस ड्यू टू मोमेंट F2। तो यहाँ पर कहा है R क्या है, वही चीज़ जो मैंने बताया कि R जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर सबसे स्थित रिवेट की डिस्टेंस है यहाँ पर। तो जो ये मैंने बताया था, ये मैंने अलग अलग, और यहाँ पर ये जो R यहाँ पर जो दर्शाई गई है, इसके सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है यहाँ से जो सबसे दूर रिवेट होगा, इसकी दूरी को इसने R माना है, केवल R माना है, R1 R2 नहीं, इसको इसने R मान लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ कि M1 बराबर, यहाँ पर मोमेंट बराबर क्या होता है, बल इंटू उसके बीच की दूरी। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर इस पॉइंट, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस रिवेट की दूरी R है, अगर इस पर कुछ बल लग रहा है तो इसके बीच की दूरी फोर्स और इसके बीच की दूरी मानो R, तो क्या होगा, बल इंटू उसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यही चीज़ है, F इंटू R यहाँ पर कर दिया है। तो उसके बाद ये देखिए M1 बराबर KR, तो यहाँ F2 बराबर हमने निकाला था तो KR इंटू R कर देंगे। तो जब गुणा होगा तो M1 बराबर KR स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी प्रकार M2 बराबर, ये कन्वर्जन है एक दूसरे का, तो M2 बराबर KR2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर M3 बराबर KR क्यूब 3 हो जाएगा। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। M बराबर इसी तरीके के जितने मोमेंट है, हम सभी मोमेंटों को यहाँ पर देखिए, ये जितने मोमेंट हैं सभी मोमेंटों को समेसन ले लेते हैं, जोड़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने K को कर लिया कॉमन, क्योंकि K है आपका कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा बाहर। फिर M बराबर हम इसको ऐसे लिख देंगे, क्योंकि K बराबर F2/R1 होगा, ऊपर मैंने बताया है आपको। उसके बाद F2 बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
क्योंकि सभी बलों का जोड़ ये है, तो यहाँ पर हम इसे समेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं PE लिखा हुआ है, मोमेंट बराबर PE। तो देखिए ये जो बल है, ये यहाँ पर देखिए ये जो बल है P इंटू ई, यानी ये जो बल लग रहा है उसके बाद इसके बीच की दूरी, तो यही हो जाएगा मोमेंट। यहाँ पर यही चीज़ दर्शाई गई है। और फिर हम इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने बल F1 निकाल लिया है, F1 P/N, ये F1 होगा, और F2 तो ये हमने तुरंत अभी निकाला। तो जैसे हम मैकेनिक्स हम लोगों ने पढ़ा है, हम इस फार्मूले का यूज बहुत जगह कर चुके हैं। इस फार्मूलों का यूज हम लोगों ने बहुत जगह पे किया है, आप लोग जानते ही होंगे। ये F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 cos थीटा, उसके बाद ये इसका अंडर रूट। तो इस तरीके से हम इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्रिटिकल, क्योंकि इस पॉइंट पर इस मतलब पूरे मेंबर में कोई ऐसा रिवेट होगा जो क्रिटिकल होगा, यानी जो कमज़ोर होगा, तो उस कमज़ोर रिवेट की मैं बात करता हूँ कि आखिर वो रिवेट कौन होगा जो कमज़ोर होगा। तो यहाँ पर देखिए रिवेट ग्रुप के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर स्थित वह रिवेट जिस पर कार्य करने वाला फोर्स F1 F2 के बीच का एंगल मिनिमम हो, अर्थात रिजल्टेंट फोर्स F की वैल्यू मैक्सिमम हो, ऐसे रिवेट को क्रिटिकल रिवेट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से रिवेट लगा हुआ है हमारा। तो ये मान लीजिए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके बीच की जिसकी दूरी सबसे ज़्यादा होगी, पहली बात तो वो, और उसके बाद जो इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये मान लीजिए सीधा ऐसी कोई ये रेखा जा रही, इस रिवेट लाइन ये सीधा जा रही है। उसके बाद जो ये फोर्स काम करेगा FD, ये नीचे की तरफ काम का, हमेशा ये नीचे की तरफ काम करेगा। ये जो फोर्स लगा था आपका, ये हमेशा इसी की डायरेक्शन में नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये हमेशा FD1 नीचे की डायरेक्शन में ही काम करेगा। लेकिन FT1 ट्विस्टिंग मोमेंट जो है आपका, वो इसके परपेंडिकुलर काम करेगा, यानी इसके 90 डिग्री पे काम करेगा, यानी FT फोर्स, या हम इसे ट्विस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर उसी की बात की गई है और बताया गया है कि क्रिटिकल सेक्शन वही होगा जिसकी दूरी मैक्सिमम होगी और जिनके बीच के कोण का मान कम होगा, वही सबसे क्रिटिकल रिवेट माना जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं नंबर ऑफ रिवेट निकालने के लिए, यहाँ पर ये फार्मूला है, इस फार्मूले से नंबर ऑफ रिवेट हम निकाल लेंगे। अगर पिच दिया हो तब पिच के हिसाब से हम इसे निकाल लेंगे। फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिवेट N बराबर √6m/m/P/R/V। तो डाया ऑफ रिवेट, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को आइए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट, यहाँ पर देखिए इस प्लेट को ब्रैकेट प्लेट बोला जाता है, इस प्लेट को ब्रैकेट प्लेट। यहाँ 60 न्यूटन का फोर्स और इसके बीच की दूरी 60 दी गई है। उसके बाद कुछ डाटा यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर डाया ऑफ रिवेट 22 mm दिया गया है। तो यहाँ पर फोर्स कितना टोटल आ रहा है, 60 किलो न्यूटन। रिवेट कितने लगे हैं, 6। तो हम एक रिवेट पर कितना फोर्स आ गया निकाल लेंगे, 10 किलो न्यूटन आ रहा है। फिर हम उसी फार्मूले पर रखेंगे F2 बराबर P इंटू ई इंटू R1 समेसन ऑफ R2 स्क्वायर। तो हम उस फार्मूले पर रखेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा यहाँ पर 33.94 किलो न्यूटन आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए समेसन का मान हम यहाँ पर निकाले कैसे हैं, सबसे दिक्कत यही होगी कि समेसन R2 का मान यहाँ पर निकाला कैसे जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 रिवेट लगे हैं जिनके बीच की दूरी समान होगी, एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये है। 4 रिवेटों के बीच की दूरी समान होगी और इन दोनों बीच वाले रिवेटों के बीच की दूरी ये भी समान होगी। तो उसी तरीके से हम उसी अरेंजमेंट से हम इन रिवेटों का समेसन भी निकाल लिए हैं। निकालने के बाद हमें F1 पता है, F2 पता है। उसके बाद हमें cos थीटा का मान हम इस जगह से, यहाँ से हम इस तरीके से निकाल लेंगे, वो इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे सिंपल मैथमेटिक्स से। यहाँ से आप इसका मान निकाल लेंगे तो इसके जो है रिजल्टेंट आपका आ जाएगा। रिजल्टेंट आएगा आपका 41.16। उसके बाद हम रिवेट की वैल्यू निकालेंगे। रिवेट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, रिवेट की वैल्यू निकालने के लिए ये RS यानी यहाँ पर शियर फोर्स दिया गया है πd² इंटू परमिसिबल स्ट्रेस से गुणा कर देंगे तो हम रिवेट की वैल्यू निकाल लेंगे, रिवेट की शियर स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। उसके बाद इतनी चीज़ें हम करेंगे और उसके बाद आगे की चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। वीडियो को कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। ओके, थैंक यू।